सन 1990 में नाइजीरिया के एक जोड़े चार्ल्स और वेरोनिका एंटेटोकोनम्पो को एक बच्चे का आशीर्वाद मिला जिसका नाम फ्रांसिस था। खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें बेहतर जीवन की तलाश में लागोस शहर छोड़कर तुर्की जाना पड़ा। इस जोड़े को अपने बच्चे से अलग होने का त्याग करना पड़ा। अवैध अप्रवासी होने के कारण वे उस देश में बस नहीं सके, इसलिए उन्हें ग्रीस जाना पड़ा। ग्रीस में उन्होंने गुजारा करना शुरू कर दिया, हालांकि ये कम आय वाले निवासियों के जीवन से बहुत अलग नहीं था। जब वेरोनिका ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने निवासी के रूप में कानूनी दर्जा पाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से अपना पासपोर्ट खो देने के कारण अप्रवासन विभाग इमिग्रेशन उनके अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सका। तब से वे अवैध अप्रवासी के रूप में ही रहे। 2004 तक उनके कुल 5 बच्चे हो चुके थे। वेरोनिका ने उन्हें सड़कों पर तरह तरह के स्मृति चिन्ह सूवनेर्स बेचकर गुजारा करना सिखाया। समय समय पर उन्हें अप्रवासन पुलिस से भागना पड़ता था। ये परिवार फिर भी खुश था क्योंकि आखिरकार वे उस देश में गरीबी से बाहर निकलकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते थे। वे हर दिन चाहे जितना भी कमाते उसके लिए हमेशा आभारी रहते, भले ही वेरोनिका को खर्चों का प्रबंधन करने के लिए बहुत रचनात्मक होना पड़ता था। उन्होंने बच्चों के लिए एक सॉकर बॉल खरीदने का भी जुगाड़ कर लिया। नाइजीरिया के अधिकांश लोगों की तरह जो जेजे ओकोचा को अपना आदर्श मानते थे, चार्ल्स ने भी अपने बेटों में फुटबॉल के प्रति प्रेम जगाने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने हमेशा परिवार की खातिर एक साथ रहने और त्याग करने की मानसिकता सिखाई। उनका सिद्धांत था, जब परिवार में एक व्यक्ति स्कोर करता है तो पूरा परिवार स्कोर करता है। चूंकि सभी लड़के ग्रीस में पैदा हुए थे, इसलिए उनके नाम भी स्थानीय नामों पर रखे गए, यानी थानासिस, जियानिस, कोस्टास और एलेक्जेंड्रोस। 2007 में थानासिस और जियानिस बड़े हो गए थे। उस समय चार्ल्स अभी भी अपने बच्चों को सॉकर खेलने ले जाना पसंद करते थे। जिस मिनी सॉकर फील्ड में वे आमतौर पर खेलते थे, उसके बगल में एक बास्केटबॉल कोर्ट था। एक दिन थानासिस और जियानिस बास्केटबॉल के खेल के बारे में उत्सुक हुए। उन्होंने वहां खेल रहे दूसरे बच्चों के साथ शामिल होने की कोशिश की और चूंकि उनका कद लंबा था, दूसरे बच्चों ने उन्हें खेलने के लिए आमंत्रित किया। उस समय इन दोनों को बास्केटबॉल के नियमों की समझ नहीं थी। जियानिस और थानासिस अभी भी खेल के नियमों से अभ्यस्त होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय के साथ वे खेल के प्रवाह को समझने लगे। फिर दूसरे बच्चों ने थानासिस और जियानिस को ग्रीस की बास्केटबॉल टीमों में से एक फिलैथेलेटिकोस के कोर्ट पर खेलने के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण सत्र दिए जाने थे। इतिहास में मुट्ठी भर अफ्रीकी ही बास्केटबॉल एथलीट के रूप में सफल हुए हैं। पहले हैं कैमरून के सोफोक्लिस कोत्सियानिटिस, जो अब ग्रीस के निवासी हैं, और दूसरे हैं ह्यूस्टन रॉकेट्स के दिग्गज हकीम ओलाजुवोन, जिन्होंने 2 बार NBA जीता था। संयोग से ओलाजुवोन भी थानासिस और जियानिस की तरह नाइजीरियाई थे। इसने उनके अंदर बास्केटबॉल में बेहतर करने की भावना जगा दी। समस्या ये थी कि उन्हें फिलैथेलेटिकोस के कोर्ट तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता था। दोनों को डर था कि अगर वे बहुत दूर गए तो उनके पिता उन्हें पकड़ लेंगे। अवैध अप्रवासी के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें यात्रा करते समय सावधान रहने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वे अपने भविष्य के लिए जाने को बेताब थे। थानासिस और जियानिस मेट्रो बस लेकर कोर्ट गए। यात्रा के बीच में बस को दंगाइयों का एक समूह मिला जो अप्रवासियों की मौजूदगी का विरोध कर रहा था। जब दंगाइयों ने उन दोनों को बस में देखा तो वे तुरंत गाली गलौज करने लगे। शोर और हंगामा और भी तेज हो गया। सौभाग्य से वे खतरे से बचने में कामयाब रहे। वे सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य पर पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में प्रवेश किया और कुछ बच्चों को बास्केटबॉल का अभ्यास करते देखा। कोच मिस्टर टाकिस ने उनके आगमन को देखा। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उनके लंबे कद के कारण थानासिस और जियानिस दोनों को अभ्यास करने की अनुमति दी गई। मिस्टर टाकिस ने उन्हें अगले सत्र में अपने माता पिता से अनुमति पत्र लाने की याद दिलाई। अभ्यास सत्र में मिस्टर टाकिस ने उन्हें सिखाया कि मिड रेंज शॉट कैसे लगाएं। थानासिस, जिसका शरीर अधिक लचीला था, ने इसे आसानी से कर लिया। जियानिस के विपरीत, जिसका शरीर अभी भी बहुत अकड़ा हुआ था, हालांकि वो फिर भी कोशिश करना चाहता था। जब वे घर जाने वाले थे तो कोच ने उन्हें एक बास्केटबॉल और माता पिता का अनुमति पत्र दिया। दोनों उत्सुकता से अपनी मां से फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब उनके माता पिता को पता चला कि वे घर से बहुत दूर गए हैं तो उन्हें डांट पड़ी। चार्ल्स को डर था कि टीम उन दोनों की सूचना अप्रवासन विभाग को दे देगी, इसलिए फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बजाय थानासिस और जियानिस को दंडित किया गया। सौभाग्य से उनकी मां ने उनकी सच्चाई को देखते हुए अपने पति को फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश की। चार्ल्स आखिरकार फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। अगले दिन थानासिस और जियानिस प्रशिक्षण के मैदान में वापस आए। इस बार उन्हें ड्रिबलिंग और गेंद को संभालने के बारे में सिखाया गया। थानासिस ने अभ्यास में महारत हासिल कर ली और कोच के निर्देशों का आसानी से पालन कर सका, जबकि जियानिस को आदत डालने में संघर्ष करना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि वो अभी भी कोशिश करना चाहता था। उसने अभ्यास करते रहने का मन बना लिया था। इसी तरह जब कोच ने उन्हें फास्ट ब्रेक से परिचित कराया तो टीम को सिर्फ 8 सेकंड में डिफेंस से ऑफेंस में बदलना था। रिबाउंड में महारत हासिल करने के बावजूद वो फैसले लेने में धीमा था। थानासिस ने कभी भी अपने भाई को प्रोत्साहित करना बंद नहीं किया। दूसरी ओर कुछ समय बाद वेरोनिका अभी भी नाइजीरिया में फ्रांसिस के संपर्क में थी। उसने वादा किया कि एक दिन वे एक पूरे परिवार के रूप में फिर से मिलेंगे।
परिवार अभी भी अवैध अप्रवासियों के रूप में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। चार्ल्स एक मजदूर के रूप में काम करते थे, वेरोनिका एक नर्सिंग होम में बूढ़े लोगों की देखभाल करती थी और उनके 2 बेटे अपने परिवार की गरिमा को बढ़ाने के मिशन के साथ नौसिखिया बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। समय बीतने के साथ थानासिस और भी बेहतर होता गया, जिससे जियानिस अपने भाई के प्रदर्शन से चकित रह गया। एक दिन चार्ल्स मिस्टर टाकिस से बात करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में गए। कोच को लगा कि थानासिस ग्रीक लीग में खेलने के लिए तैयार है। संयोग से कई टीमों ने पहले ही अपनी रुचि व्यक्त कर दी थी। उन्हें यह भी लगा कि थानासिस के पास ग्रीक राष्ट्रीय टीम में प्रवेश करने का मौका है। ये सुनकर चार्ल्स एक ही समय में खुश और चिंतित महसूस कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि अगर उनका कोई एक बच्चा मशहूर हो जाता है तो ये असंभव नहीं है कि अवैध अप्रवासियों के रूप में उनका अस्तित्व उजागर होने लगेगा। हालांकि दबाव के कारण चार्ल्स ने आखिरकार पेनारियोस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ग्रीक सी बास्केटबॉल लीग टीम थानासिस को भर्ती करने का इरादा रखती थी। थानासिस को हस्ताक्षर के संकेत के रूप में एक चेक भी दिया गया था। परिवार ये अच्छी खबर पाकर बहुत खुश था, क्योंकि जैसा कि चार्ल्स हमेशा कहते थे, जब परिवार में एक व्यक्ति स्कोर करता है तो पूरा परिवार स्कोर करता है। इसका जश्न मनाने के लिए वे एक साथ शहर में थोड़ी मस्ती करने गए। उन्होंने थानासिस और जियानिस के लिए 2 बास्केटबॉल जूते खरीदने का फैसला किया, क्योंकि दोनों को एक एक जोड़ी की जरूरत थी। दुर्भाग्य से जब उन्होंने चेक को कैश करने की कोशिश की तो पता चला कि चेक रद्द कर दिया गया था। पता चला कि पेनारियोस को थानासिस के परिवार के बारे में पता चल गया था कि वे अवैध अप्रवासी हैं। वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे और अवैध अप्रवासियों की भर्ती के लिए फेडरेशन द्वारा दंडित नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने थानासिस में अपनी रुचि वापस ले ली। उसका दिल टूट गया। इस बार अपने भाई को सहारा देने की बारी जियानिस की थी। वो अपने परिवार के सम्मान के नाम पर दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। इस वजह से जियानिस ने खुद को और भी कठिन प्रशिक्षित किया। उसने बिना थके जंप शॉट, ड्रिबलिंग, रिबाउंडिंग, हर चीज का अभ्यास किया। अपने बेटे को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते देख चार्ल्स भावुक हो गए और अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में वो जानते थे कि एक सपने को पूरा करने का क्या मतलब है। तो एक दिन वो एक सरप्राइज के साथ आए। चार्ल्स कोई आधा अधूरा काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने प्रत्येक बच्चे को नाइकी एयरफोर्स 1 जूते दिए, जो बास्केटबॉल खिलाड़ियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे। उन्हें यह भी लगा कि उनके बच्चों ने अपनी पूरी कोशिश की है, इसलिए वे इस पुरस्कार के हकदार थे। जियानिस और थानासिस ने अपने नए जूते पहनने के लिए अगले दिन तक का इंतजार नहीं किया। उसी रात जब बारिश हो रही थी, दोनों ने अभ्यास किया। भीगने के बावजूद उन्होंने एक के खिलाफ एक मैच खेला। चार्ल्स ने अनगिनतवी बार कानूनी निवास के लिए आवेदन करने की कोशिश की और उतनी ही बार उन्हें मना कर दिया गया। वह नाराज दिख रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि अब उनकी स्थिति एक स्थायी कर्मचारी की हो गई है, इसलिए वे स्थायी निवास के हकदार हैं। अप्रवासन के कर्मचारियों ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके स्थायी निवास प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है। फिर ट्रायल मैच आयोजित किया गया और जियानिस को खेलने के मौके मिलने लगे। भले ही उसने अपने कौशल का विकास किया था, जियानिस अभी भी मैचों के दौरान अच्छा नहीं था। कोच अक्सर उसकी गलतियों के कारण गुस्सा होते थे। इसलिए जियानिस ने खुद को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत की। वो हर दिन मैजिक जॉनसन के बास्केटबॉल खेलने के क्लिप देखता था। उसने सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कभी हार नहीं मानी। बाद में 2011 में ये बच्चा एक सभ्य बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गया था। उसके जंप शॉट बेहतर होने लगे थे। टीम में उसे लगातार खिलाया जाता था और थानासिस के साथ उसका तालमेल उनकी टीम को दूसरी टीमों के बीच सम्मान दिलाता था। एक दिन 2 स्काउट्स नए खिलाड़ियों की प्रतिभा की समीक्षा करने आए। उनमें से एक ने जियानिस और थानासिस की सिफारिश की। उस समय दोनों मैच के अंतिम मिनटों में अच्छा खेल रहे थे। थानासिस को टखने में मोच आने के कारण चोट लग गई। उसे बेंच पर बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। थानासिस ने अपने भाई को टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी। तभी जियानिस ने अपनी टीम के लिए एक नेता के रूप में अपनी मानसिकता दिखाई। उसने कुछ असिस्ट किए और साथ ही कई अंक बनाए। उसने अपने रक्षात्मक कौशल भी दिखाए और अपनी टीम को मैच जिताया। मैच के बाद दोनों स्काउट्स अभी भी थानासिस और जियानिस के बारे में बहस कर रहे थे, लेकिन पाको नाम के एक स्काउट ने उन दोनों पर विचार करने से मना कर दिया। उनमें से एक, जिसका नाम होरस एल्फ्थेरियू था, ने चार्ल्स से अपना परिचय दिया। उसने कहा कि वो उसके 2 बच्चों के लिए एक एजेंट बनने में दिलचस्पी रखता है। जब पाको के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वे पार्टनर नहीं थे, लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में ग्रीक लीग में सबसे प्रभावशाली स्काउट था। चार्ल्स ने तब ये बात अपने बेटों को बताई। जियानिस ने खुशी खुशी होरस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। होरस ने लीग में जियानिस का नाम आसमान पर पहुंचाने के लिए यथासंभव कड़ी मेहनत करने का वादा किया। कुछ समय बाद होरस जियानिस के घर आया। उसने बताया कि उसने ग्रीक टीम से संपर्क किया था और जैसा कि पाको ने कहा था, कोई भी टीम अवैध अप्रवासी खिलाड़ियों को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए होरस उसे फीबा रीजनल ट्रायआउट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। फीबा एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ है। आमतौर पर पूरे यूरोप की टीमों के स्काउट्स इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। यदि जियानिस को सफलतापूर्वक भर्ती कर लिया जाता तो उसके परिवार की स्थिति पर और भी अधिक ध्यान जाता। लेकिन इस बार चार्ल्स ने खुद को तैयार कर लिया।
अगर वे बड़ा हाथ मारना चाहते थे तो उन्हें जोखिम का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तब से जियानिस की भूमिका अपने परिवार को एक बेहतर जीवन में ले जाने की थी। अपनी स्थिति को महसूस करते हुए उसने और भी कठिन प्रशिक्षण लिया। कभी कभी जियानिस रात भर बास्केटबॉल कोर्ट पर रहकर अपना अभ्यास करता था। फीबा रीजनल ट्रायआउट का समय आ गया। जियानिस ने कई अन्य खिलाड़ियों के साथ खेला जिन्हें एक टीम में एक साथ रखा गया था और एक दूसरे के खिलाफ खेला गया था। पूरा परिवार उसका समर्थन करने आया, खासकर उसके माता पिता। वे मैच के दौरान चिंतित थे, खासकर चार्ल्स। वो इतने चिंतित थे कि उन्होंने कोर्ट छोड़ने और बाहर जाने का फैसला किया। मैच अभी भी चल रहा था और जियानिस अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। अंत में कुछ समय बाद थानासिस अपने पिता को बुलाने आया। उसने खबर दी कि जियानिस ने त्रुटिहीन प्रदर्शन किया। उसने मैच पर अपना दबदबा बनाया। चार्ल्स तब कोर्ट में वापस गए और अपने बेटे को बधाई दी। उसी समय होरस अपने कर्तव्यों को पूरा करने में व्यस्त था। वो फिर एक अच्छी खबर के साथ आया। स्पेन की एक टीम बास्केट ज़रागोज़ा जियानिस को साइन करने के लिए तैयार थी। ग्रीक टीमें अभी भी अपने खिलाड़ियों की निवास स्थिति के बारे में चिंतित थीं, लेकिन स्पेनिश टीमें जो अधिक व्यवस्थित थीं, जोखिम लेने के लिए तैयार थीं। वे जियानिस के लिए वीज़ा तैयार करने के लिए तैयार थे और अनुबंध राशि का 10% डाउन पेमेंट देने को तैयार थे। लेकिन जियानिस अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने पूछा कि क्या वो अपने परिवार को अपने साथ ज़रागोज़ा ले जा सकता है। होरस फिर से बातचीत करने के लिए वापस गया। जब वे उत्सुकता से होरस के आने का इंतजार कर रहे थे, आश्चर्यजनक रूप से पाको उनके घर आया। बास्केट ज़रागोज़ा से साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनने के बाद पाको ने जियानिस को बताया कि ग्रीक बास्केटबॉल टीमों ने अपना मन बदल लिया है। उसने जियानिस को अपने कार्यालय में आने के लिए 5,000 यूरो की मुफ्त राशि दी। पाको ने कहा कि उसे ग्रीक टीमों से कुछ प्रस्ताव मिले हैं जो जियानिस की भर्ती करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्थायी निवास वीज़ा प्रदान करने को तैयार हैं। पाको ने उन्हें एक पल के लिए होरस को भूल जाने के लिए कहा। वे प्रस्तावों से ललचा गए, लेकिन उन्होंने अंततः पहले इस पर चर्चा करने का फैसला किया। चार्ल्स ग्रीक टीमों के प्रस्ताव से अधिक ललचाए हुए थे, क्योंकि अगर जियानिस ने ग्रीस टीमों के लिए खेलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उन्हें एक साथ रहने की गारंटी दी जाएगी। लेकिन जियानिस को बुरा लगा कि उन्हें होरस को छोड़ना पड़ेगा। वेरोनिका को भी ऐसा ही महसूस हुआ। ये गलत है अगर वे उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनकी खातिर कड़ी मेहनत की है। जब वे रसोई से बाहर निकले तो चार्ल्स ने आत्मविश्वास से पैसे पाको को वापस कर दिए। पाको निराश और गुस्से में था। अपनी कार की ओर चलते हुए उसने उन्हें अप्रवासन अधिकारियों को रिपोर्ट करने की धमकी दी। कुछ ही देर बाद होरस आया। वो एक बड़ी खबर के साथ आया। उसने उन्हें सूचित किया कि ज़रागोज़ा ने ये गारंटी नहीं दी है कि वे एंटेटोकुनम्पो परिवार के वीज़ा का ध्यान रखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि होरस ने जियानिस को NBA के लिए ड्राफ्ट सूची में शामिल कर लिया था। होरस ने जियानिस की प्रोफाइल वीडियो अमेरिका में एक साथी एजेंट को भेजी थी। वे जियानिस में रुचि रखते थे और तुरंत उसे उस वर्ष की NBA ड्राफ्ट सूची में शामिल कर लिया। ज़रागोज़ा के साथ जियानिस के अनुबंध में होरस ने एक रिलीज क्लॉज भी शामिल किया था कि अगर कोई NBA टीम उसे भर्ती करने में रुचि रखती है तो जियानिस स्पेनिश लीग में खेले बिना तुरंत अमेरिका जा सकता है। NBA टीम निश्चित रूप से खिलाड़ी के परिवार के वित्त की गारंटी देगी और अमेरिका में रहने का प्रबंध करेगी। हालांकि ये जोखिम के बिना नहीं था। यदि वो NBA ड्राफ्ट के लिए नहीं चुना जाता तो जियानिस को अकेले स्पेन लौटना पड़ता और ग्रीस में उसके परिवार का पर्दाफाश होने की संभावना थी। अमेरिका जाने के लिए वीज़ा की देखभाल के लिए बार बार आने जाने के बाद अंततः वे इसे प्राप्त करने में सफल रहे। एंटेटोकुनम्पो को वीज़ा में ग्रीक स्पेलिंग में लिखा गया और बदलकर अदेतोकुन्बो अंटेतोकुन्पो हो गया, जैसा कि लोग आज जानते हैं। जियानिस थानासिस और होरस के साथ फिर हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, जिसका एक बड़ा मिशन था NBA ड्राफ्ट के लिए चुना जाना और अपने परिवार को फ्रांसिस के साथ नए देश में एकजुट करना। जब वे बाद में पहुंचे तो उनका स्वागत अमेरिका के एक एजेंट केविन स्टेफनिड्स ने किया, जो होरस के सहयोगी भी थे। बड़े महानगर का दौरा करना जियानिस और थानासिस के लिए एक नया अनुभव था, खासकर अगर जियानिस को अंततः एक NBA टीम द्वारा अनुबंधित कर लिया जाता। अगले दिन उनकी योजना ड्राफ्ट के लिए एक रणनीति तैयार करना और नाइकी जूता कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलना था। शाम को जियानिस को विश्वास नहीं हुआ कि जिस नाइकी की वे बात कर रहे थे वो वही कंपनी थी जिसके जूते वो शायद पहनता था। बैठक में वे इस संभावना के बारे में बात करेंगे कि जियानिस को कंपनी से एक विज्ञापन एंडोर्समेंट मिलेगा। NBA ड्राफ्ट डे हमेशा अमेरिका में हर बास्केटबॉल प्रशंसक के लिए ध्यान का केंद्र होता है। उस कार्यक्रम में वे देख पाएंगे कि विश्वविद्यालय लीग और अंतर्राष्ट्रीय टीमों में शानदार प्रदर्शन करने वाले अद्भुत बच्चे NBA में अपने प्रो करियर की शुरुआत कहां करेंगे। होरस और केविन ने खुद जियानिस के लिए 12 से 15 नंबर के बीच चुने जाने की योजना बनाई थी। इन स्थानों पर फिलाडेल्फिया 76 रस, यूटा जैज, न्यू ऑर्लियंस पेलिकन्स और मिल्वॉकी बक्स थे। शाम को वे नाइकी के प्रतिनिधि से मिले। वहां प्रतिनिधि ने जियानिस से अन्य खिलाड़ियों की तुलना में अपनी खासियतें बताने के लिए कहा। जियानिस, जिसे लगा कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में उसके पास कोई खासियत नहीं है, ने उन्हें अपनी पृष्ठभूमि और परिवार के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि वो एक अप्रवासी था जो गरीबी के कगार पर रहता था।
उसके पास जूते तक नहीं थे और वो अक्सर अपने भाइयों से उधार लेता था। वो अक्सर सुबह के प्रशिक्षण सत्र को पकड़ने के लिए रात भर कोर्ट पर रहता था और भी बहुत कुछ। सब कुछ ईमानदारी, जीवन के लिए संघर्ष और वफादारी पर आधारित था। नाइकी की प्रतिनिधि जियानिस की कहानी सुनकर भावुक हो गईं। बाद में उन्होंने उन्हें सूचित किया कि वो ड्राफ्ट डे समाप्त होने के बाद खबर देंगी। NBA ड्राफ्ट डे आ गया। एक साफ सुथरे सूट में जियानिस कमरे में दाखिल हुआ और हर किसी पर मुस्कुराने की कोशिश की। 76ers ने जियानिस में क्षमता देखी, लेकिन वे जो खोज रहे थे वे तैयार खिलाड़ी थे, साथ ही ओक्लाहोमा सिटी थंडर और यूटा जैज भी। उन्होंने फैसला किया कि जियानिस अभी बड़े खेल के लिए तैयार नहीं है। मिल्वॉकी बक्स के GM जॉन हैमंड के साथ एक लंबी बातचीत हुई। उन्होंने खेल के मामले में जियानिस की मानसिकता को जानने के लिए एक साक्षात्कार किया। ऐसा लग रहा था कि जॉन हैमंड वास्तव में रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि जियानिस को दुश्मन के डिफेंस में घुसने में सक्षम होने के लिए अपने फॉर्म को प्रशिक्षित करने के लिए और समय चाहिए। साथ ही निवास की स्थिति का मुद्दा भी था, जिसे उन्होंने बहुत जोखिम भरा बताया। उस समय वो ज्यादा वादा नहीं कर सकते थे। इसलिए जब डेविड स्टर्न पोडियम पर चढ़े और एक ड्राफ्ट की घोषणा की तो वो क्षण उनके लिए सबसे रोमांचक क्षण बन गया, खासकर जियानिस के लिए, क्योंकि उसके लिए ये न केवल उसके करियर की शुरुआत थी बल्कि उसके परिवार के अस्तित्व का भी सवाल था। NBA के लिए ड्राफ्ट किया गया पहला खिलाड़ी एंथनी बेनेट था, जो एक कनाडाई खिलाड़ी था जिसका करियर NBA में सहज नहीं रहा। दूसरा विक्टर ओलाडिपो था, जिसका करियर बेनेट से बेहतर था। वो कई बार NBA ऑलस्टार बन चुका था। ओलाडिपो भी नाइजीरियाई मूल का था। 14वें स्थान तक कई नामों का उल्लेख किया जा चुका था, लेकिन जियानिस का नाम अभी तक नहीं पुकारा गया था। हर कोई घबराया हुआ था, खासकर ग्रीस में परिवार जो इस घटना को देख रहा था। अंतिम टीम मिल्वॉकी बक्स थी। न तो होरस और न ही केविन को उनसे कोई संपर्क मिला था। लेकिन जैसे कि किस्मत में लिखा हो, जियानिस का नाम 15वें स्थान पर मिल्वॉकी बक्स में शामिल होने के लिए चुना गया। वह टीम जिसे वो बाद में NBA के अभिजात वर्ग में ले जाएगा। इस टीम में वो NBA के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के रूप में विकसित हुआ। उसने न केवल बक्स को सफलता दिलाई, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी सफलता ने अमेरिका में उसके सबसे बड़े भाई फ्रांसिस सहित उसके पूरे परिवार को फिर से मिला दिया।